Good morning, students. How are you in COVID-19? I hope you are well at home. हम चाहते हैं कि और ये आशा करते हैं कि इस महामारी काल में आपके पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। इसके लिए हम यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस ऑनलाइन YouTube चैनल पर लाए हैं। जो स्टूडेंट्स हमें जानते हैं वो कमर कस लें और अपनी रिवीज़न करें, और जो हमें नहीं जानते हैं वो एक बार डीप वीडियो देखें। फ़ायदा अवश्य होगा। फ़ायदा इतना होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकेंगे। इस उम्मीद के साथ हम लोग आपके भविष्य के लिए तथा आगामी परीक्षाओं को अच्छे से क्लियर करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ की क्लासेस आपके लिए, आपको पता है, काफ़ी कारगर होती हैं। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हों, उसमें साइंस का जीएस पार्ट में एक अहम रोल होता है। आपको पता है, अगर आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं तो जीएस में 1/4 या 1/3 क्वेश्चन यहीं से होते हैं और एक अहम रोल प्ले करता है जीएस में। जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम जीएस के पोस्टमार्टम करके देखें या जीएस की क्लासेस को देखें अपने एग्ज़ाम के सिलेबस से, तो हमें देखने को ये मिलता है कि जीएस में ये 5 पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज हुआ है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स के कई सारे क्वेश्चन हमारे वनडे एग्ज़ाम में तथा हमारे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में होते हैं। एक बार हम लोग अपने जीएस के सिलेबस को पॉइंट आउट करके देखें तो जीएस के सिलेबस में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं: हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, अगर स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो स्टेट के क्वेश्चन। हमारे जीएस के सिलेबस में यहाँ से इतने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, जिसमें से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। सभी स्टूडेंट का बैकग्राउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होता है, जिससे साइंस पढ़ने में उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपके फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए आपको सबसे पहले साइंस का एक इंट्रो समझना चाहिए कि साइंस में क्या क्या चीज़ें और हम लोग कैसे उसे कंप्लीट करेंगे, उस चीज़ को समझना है। उस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर आपको इंट्रो साइंस का करा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो है इसमें कैसे किया जाएगा। अरे माइक तो लगाए नहीं, सेंसर तो उस क्लास में हम साइंस के बारे में हम लोग उसकी एक डिटेल देखते हैं कि कितने एरियाज़ हैं, और उसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि साइंस क्या है। अगर हमसे कोई पूछता है साइंस या विज्ञान क्या है, तो हम लोग अच्छा अच्छे से पढ़े हुए हैं कि साइंस का मतलब क्या होता है। साइंस का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। जैसे आप भी जानते हैं कि विज्ञान का मतलब क्या होता है। तो विज्ञान को अगर हम इसे 2 पार्ट में काटें या 2 पार्ट में डिवाइड करें तो वी
प्लस ज्ञान। विज्ञान, वि मतलब विशिष्ट, ज्ञान मतलब ज्ञान। यहीं से एक वर्ड ओरिजिनेट होता है, ज्ञान। अगर कभी कोई आपसे पूछे विज्ञान और ज्ञान में क्या फर्क है, क्या होता है विज्ञान और क्या होता है ज्ञान, तो इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं कि विज्ञान और ज्ञान में क्या फर्क है। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ज्ञान किसे कहते हैं, या क्या आप जानते हैं ज्ञान को कैसे इलाबोरेट करके या समझा करके आप कैसे बताएंगे ज्ञान क्या है। विज्ञान तो हम लोग जानते हैं विशिष्ट ज्ञान होता है, किसी भी वस्तु का अगर आपको विशिष्ट ज्ञान है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज कहते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज। इंग्लिश में इसे हम लोग सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। किसी भी वस्तु का विशिष्ट, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और हम लोग इसे कह सकते हैं सर्चिंग ऑफ रियलिटी। सर्चिंग ऑफ रियलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। हिंदी में कहते हैं सत्य की खोज, सत्य की खोज को हम लोग साइंस कहते हैं। लेकिन कोई हमसे पूछे ज्ञान क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, ज्ञान क्या होता है या नॉलेज क्या होता है, तो हम लोग बताते हैं फीलिंग ऑफ रियलिटी। फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, फीलिंग ऑफ रियलिटी को हम लोग ज्ञान कहते हैं। सत्य का अनुभव, सत्य का अनुभव ज्ञान कहलाता है। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे ये एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर क्या है, एयर कंडीशनर साइंस है या विज्ञान है। एयर कंडीशनर में बताता है कि विज्ञान की ये खोज है। लेकिन हम लोग को पता है जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये एयर कंडीशन क्या करेगा, ये एयर कंडीशनर हम लोग को कूल करेगा। तो जो हम लोग कूल को अनुभव करेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ज्ञान कहते हैं। किसी सत्य का अनुभव, सत्य का अनुभव ये क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे सत्य का अनुभव ज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान और ज्ञान में क्या फर्क है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने विज्ञान को डिफाइन करना सीख लिया, लेकिन अगर कोई आपसे कभी पूछे साइंस जो है, स्यूडो साइंस और रियल साइंस, साइंस को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं कि साइंस जो है ये दो पार्ट में बटी हुई है। एक साइंस है जिसे हम लोग कहते हैं रियल साइंस। साइंस को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं रियल साइंस, एक को हम लोग बोलते हैं रियल साइंस, दूसरे को बोलते हैं स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस, रियल साइंस को हिंदी में बोलते हैं सत्य विज्ञान, जबकि स्यूडो साइंस को बोलते हैं छद्म विज्ञान। छद्म विज्ञान। ये जो रियल साइंस है, रियल साइंस, ये रियल साइंस अनचेंजेबल होती है। क्या होती है, अनचेंजेबल, मतलब हम इसे चेंज नहीं कर सकते। ये हमेशा, चाहे अभी की बात करें, चाहे जो है पहले की बात करें या आने वाले भविष्य की बात करें, तो ये कभी चेंज होने वाली नहीं होती है। जबकि जो हमारी छद्म विज्ञान है, स्यूडो साइंस है, ये क्या होती है, ये चेंजेबल होती है। ये चेंजेबल होती है, अर्थात ये क्या होती है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है, प्लेस टू प्लेस बदल जाती है। जबकि जो हमारी रियल साइंस होती है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती है, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, अगर जो है हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल कहाँ आती है, बॉल हमेशा नीचे आती है। अगर हम यहाँ फेंकें, इलाहाबाद में बॉल को ऊपर फेंकें तो नीचे आएगी। आप अपने गांव जाकर के बॉल को ऊपर फेंकेंगे तब भी कहाँ आएगी, नीचे आएगी। आप दिल्ली में जाके फेंकेंगे तब भी नीचे आएगी।
चाहे जहां प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, ये क्या होती है, ये अनचेंजेबल होती है। हमेशा बॉल कहां आएगी, हमेशा बॉल नीचे आएगी। लेकिन जो हमारा स्यूडो साइंस होता है वो चेंजेबल होता है। पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है और प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। जैसे आप बताएंगे इसमें सोशल साइंस आता है, इसका एग्जांपल समझेंगे तो इसमें सोशल साइंस आता है, और इसका एग्जांपल समझेंगे इसमें बॉल का एग्जांपल, पेन का एग्जांपल। सोशल साइंस में हम लोग बात करते हैं किसकी, तो आप बताएंगे सोशल साइंस में बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी भी क्या है, एक साइंस है, लेकिन कैसी साइंस है, स्यूडो साइंस है। हम इसमें बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी क्या है, साइंस है, लेकिन कैसी साइंस है, तो आप बताएंगे ये भी स्यूडो साइंस है। अर्थात हम लोग समझते हैं, मान लीजिए इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी आप जानते हैं, इकोनॉमी जब हम देखते हैं तो उसमें हम लोग जीडीपी मेंशन करते हैं। आपको पता है जीडीपी जो होती है ये फिक्स नहीं होती है। जैसे 2019 में जितनी जीडीपी है जरूरी नहीं कि उतनी 20 में हो, और जरूरी नहीं कि उतनी 17 में रही हो, या जितनी जीडीपी हमारे इंडिया की है ये जरूरी नहीं कि उतनी जीडीपी यूएसए की हो। सबकी जीडीपी क्या होती है, अलग अलग होती है। मतलब तो आप कहेंगे ये प्लेस टू प्लेस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और पर्सन टू पर्सन क्या होती है, चेंज हो जाती है। पर्सन टू पर्सन क्या होती है, चेंज हो जाती है। प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन ये क्या होती है, ये चेंज हो जाती है। ऐसे ही पॉलिटी की बात करते हैं, जैसे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, यूएसए में क्या है, डेमोक्रेसी है, यूके में क्या है, डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या सबकी डेमोक्रेसी एक जैसी है? प्लेस टू प्लेस ये क्या है, कंट्री बदलने से ये क्या है, डेमोक्रेसी यहाँ की तीनों जगह की अलग अलग है, चेंज है। अर्थात ये भी साइंस है, लेकिन कैसी साइंस है, स्यूडो साइंस है। बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपसे अगर धोखे से कभी पूछ ले कि स्यूडो साइंस क्या होता है, तो आप वहां फट से बिना झिझके बता सकें कि स्यूडो साइंस का मतलब होता है ऐसी साइंस जो चेंजेबल होती है, जो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, जो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाली और प्लेस टू प्लेस चेंज होने वाली साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग उसे स्यूडो साइंस बोलते हैं। रियल साइंस आप जानते ही हैं, तो ये डिफरेंस था स्यूडो साइंस में और रियल साइंस में। शायद कुछ नया था, आपको पसंद आया। एग्जाम, आजकल एग्जाम के पैटर्न चेंज हुए हैं, वहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमने आपको वो तो जो डिफिनीशन होती है वो तो आपको पता ही है, आप जानते ही हैं कि साइंस का मतलब क्या होता है। लेकिन आजकल साइंस का पैटर्न क्या हुआ है, साइंस का पैटर्न चेंज हुआ है। सारे एग्जाम्स उनके पैटर्न चेंज हुए हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपसे घुमा के पूछे जा रहे हैं, और उस घुमाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर रेडी हैं कि आपको उस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे, उस तरह से चीजें कराएंगे जिससे आप अपने आगामी एग्जाम में काफी अच्छा कर सकें। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आपके महामारी काल में, इस कोरोना के महामारी काल में भी आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये देखिए साइंस की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि साइंस जो है, हमसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि साइंस की ओरिजिन कहाँ से हुई। अगर आपसे कभी साइंस की ओरिजिन से क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे साइंस की ओरिजिन का क्वेश्चन पूछे जाए, तो आप उस कंडीशन में ओरिजिन की जब बात करें तो उसमें आप बताएंगे साइंस की ओरिजिन साइंसिया शब्द से हुई। किससे हुई है, साइंसिया शब्द से हुई। साइंस की ओरिजिन कहां से हुई है, साइंसिया शब्द से हुई है, और साइंसिया का अर्थ होता है नॉलेज, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज, या इसका अर्थ होता है टू नो। इसका अर्थ नॉलेज या इसका अर्थ टू नो होता है। हमसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है साइंस की ओरिजिन किस शब्द से हुई है, तब आप उस टाइम टिक करेंगे लैटिन वर्ड से। किस वर्ड से हुई है, लैटिन वर्ड। जैसे ही लैटिन वर्ड आया करे आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये साइंस है, साइंस में ही लैटिन वर्ड सुनने को मिलते हैं, साइंस में ग्रीक वर्ड सुनने को मिलते हैं। तो ये जो लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं, ये दोनों को लिविंग लैंग्वेज कहा जाता है। कभी धोखे से कहीं डिस्कशन में, कहीं इंटरव्यू में आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लिविंग लैंग्वेज कौन सी है,
तो आप वहां पर फट से टिक करेंगे लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड। ये क्या है? लिविंग लैंग्वेज है, अर्थात इनका मतलब कभी बदलता नहीं, इनका मतलब कभी बदलता नहीं है। नहीं तो आपने इंग्लिश में देखा होगा, कभी कलर की स्पेलिंग आप COLOR लिखते हैं, तो कभी कलर की स्पेलिंग COLOUR लिखते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो गई, जब स्पेलिंग चेंज हो गई, लेकिन ये क्या है? ये लिविंग लैंग्वेज नहीं है, ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का कमाल है। ब्रिटिश इंग्लिश जो है वो हमेशा OUR लिखती है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश हमेशा OR लिखती है। ये जो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश है, इनकी स्पेलिंग चेंज होती है, लेकिन कभी भी लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड की स्पेलिंग या मीनिंग कभी भी नहीं बदलती। इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें हम लोग लिविंग लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लिविंग लैंग्वेज, इसीलिए इनको कहा जाता है। इनकी मीनिंग कभी चेंज नहीं होती। कभी भी वर्ड लिखा रहे लॉजी, अब ये लॉजी हमेशा ऐसा लिखा रहेगा, और इस लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। इसका मतलब क्या होता है? अध्ययन, स्टडी। कहीं भी लॉजी वर्ड आ जाए आप फट से समझ जाएंगे इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है स्टडी करना। तो जो हमारा साइंसिया है, साइंसिया की ओरिजिन कहां से हुई है? तो आप बताएंगे साइंसिया की ओरिजिन लैटिन वर्ड, साइंस की ओरिजिन लैटिन वर्ड साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज, या इसका अर्थ होता है टू नो। साइंस को बेसिकली पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज सत्य है। एक सत्य है कि पूरे ब्रह्मांड में कुछ चीजें लिविंग हैं और कुछ चीजें नॉन लिविंग हैं। पूरे ब्रह्मांड में कुछ चीजें लिविंग हैं और कुछ चीजें नॉन लिविंग हैं। इनके अलावा तीसरा और कुछ नहीं है। लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट है। जो चीजें लिविंग हैं उनका अध्ययन हम लोग बायोलॉजिकल साइंस में करते हैं। किसमें करते हैं? बायोलॉजिकल साइंस। जो चीज लिविंग है उनका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? उनका अध्ययन हम लोग बायोलॉजिकल साइंस में करते हैं। और जो चीजें नॉन लिविंग हैं उनका अध्ययन हम कहां करते हैं? तो आप बताएंगे उनका अध्ययन हम लोग फिजिकल साइंस में करते हैं। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में हम लोग क्या करते हैं? जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनका अध्ययन करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस में क्या करते हैं? जो लिविंग चीजें हैं उनका अध्ययन करते हैं। जो बायोलॉजिकल साइंस है इसी में हम लोग बात करते हैं जूलॉजी की, इसी में हम लोग बात करते हैं बॉटनी की, इसी में हम लोग जूलॉजी की बात करते हैं, इसी में हम लोग बॉटनी की बात करते हैं। जू मतलब आप जानते ही हैं, जू में जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? जू में जाते हैं तो हम लोग एनिमल्स देखते हैं। लॉजी मतलब आपको अभी बताया था कि लॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ, जूलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। जिसमें हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं। हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? जैसे ही आपसे पूछा जाए फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, आप फट से टिक करेंगे अरस्तु को या एरिस्टोटल को। इंग्लिश में इन्हें एरिस्टोटल लिखा जाता है, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। बॉटनी क्या होती है? तो आप बताएंगे जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं, प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। कोई आपसे पूछे फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है, तो आप फट से बताएंगे फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। हमने आपसे बताया कि बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग बेसिकली जूलॉजी की बात करते हैं और बॉटनी की बात करते हैं, क्योंकि जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, जबकि बॉटनी में हम लोग प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ भी देखा था दो पार्ट में फिजिकल साइंस को भी बांटा गया। एक को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, एक को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री। और स्टूडेंट्स आपको पता होगा आपके सिलेबस में यही चीजें आती हैं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री।
मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बायोलॉजी या जूलॉजी या बॉटनी से मिलते हैं, और उसके बाद आपको क्वेश्चन मिलते हैं फिजिक्स से। अगर आप जो है रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी का एग्जाम दे रहे हैं या दूसरे एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें फिजिक्स से ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। और अगर आप वनडे टाइप के एग्जाम एसएससी के दे रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से मिलते हैं। यूपी ट्रिपल एससी में केमिस्ट्री से कई सारे क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं, जिस न्यूमेरिकल पर हम लोग काफी अच्छे से बात करेंगे और हम सब लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे। ये मेरा वादा है कि आप जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख जाएंगे और जूलॉजी के कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, जिसको कॉन्सेप्ट समझने से एक फायदा ये होगा कि आपको चीजें लर्न रहेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछे जाने वाले हैं कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि अगर कभी आपसे कोई पूछ ले तो आप जानते भी रहें। इसी तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री, अगर कभी आपसे पूछा जाए फिजिक्स के फादर किसे कहा जाता है, तो जिनको आता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो आज ही लर्न कर लेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो से पहले ही लर्न हो जाना चाहिए। एक छोटा सा शॉर्टकट है, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे फादर ऑफ फिजिक्स नाग को कहा जाता है। नाग मतलब, तो आप बताएंगे नाग मतलब होता है एन मतलब न्यूटन, ए मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन और जी मतलब गैलीलियो। जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है गैलीलियो। इसी तरीके से हमसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो हम बताएंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लेवासियर को। किसे कहा जाता है, लेवासियर को कहा जाता है। हिंदी में इसे हम लोग लेवासिये बोलते हैं। लेवासिये को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इस तरीके से ये छोटी सी बात थी कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है और फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। ये चीज हम लोग समझ गए कि फादर ऑफ साइंस के ब्रांच के फादर ऑफ को हम लोग समझ गए। इसी तरीके से अगर जो है हम बात करें कि फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई और जो है फिजिक्स में क्या चीजें हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फिजिक्स जो है, आपको पता है भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में ही फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप उसमें भी बताएंगे कि लैटिन वर्ड फ्यूजिस से हुई है। किससे हुई है, लैटिन वर्ड फ्यूजिस से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, आप बताएंगे जिसका मतलब नॉलेज ऑफ नेचर होता है। क्या मतलब होता है, नॉलेज ऑफ नेचर। हम यहाँ देखते हैं, आप भी देखिए फिजिक्स। फिजिक्स में इसकी ओरिजिन की बात करें या उत्पत्ति की बात करें, ओरिजिन की बात करें या इसकी उत्पत्ति की बात करें, तो आप बताएंगे इसकी ओरिजिन फ्यूजिस वर्ड से हुई। ये कैसा वर्ड है, तो आप बताएंगे लैटिन वर्ड फ्यूजिस वर्ड से हुई। जिसका अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे इसका अर्थ नॉलेज ऑफ नेचर होता है। क्या होता है, नॉलेज ऑफ नेचर। इसी का शॉर्टकट आप देखिए KON, कौन। क्या होता है इसका अर्थ, तो आप बताएंगे कौन। आपको याद होगा कि कभी कभी आपके फोन पे जब कॉल आती है जिसमें नाम सेफ नहीं होते हैं, तो आप उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ से यही पूछते हैं हेलो कौन। जो आप कौन पूछते हैं वो कौन क्या है, यही है कि हम आपका नॉलेज नेचर हमें नहीं पता है, इसलिए हम आपसे पूछते हैं कौन। लेकिन जब फोन आता है और उस पर लिखा रहता है पापा जी, तो आप फट से क्या करते हैं, फट से कहते हैं नमस्ते पापा जी। फिर वहां नहीं पूछते हेलो कौन। अगर वहां पूछें तो आप समझ रहे हैं क्या होगा, इसलिए आप कौन कहते हैं। आज से जान लीजिए कि कौन का मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ नेचर। अब ये नहीं कह दीजिएगा हेलो कौन हम बोलते, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस इतना आज जानिए कि साइंस से कुछ जुड़ा हुआ है तभी ऐसा बोला जाता है हेलो कौन। फिजिक्स का अर्थ क्या हुआ, फिजिक्स का अर्थ हुआ नॉलेज ऑफ नेचर। फिजिक्स को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है, दो पार्ट में। एक को हम लोग कहते हैं एंशिएंट फिजिक्स, एंशिएंट फिजिक्स, और एक को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न
फिजिक्स। एक को बोलते हैं एंशिएंट फिजिक्स और एक को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। ये जो एंशिएंट फिजिक्स है इसे ही हम लोग चिर सम्मत भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिर सम्मत भौतिकी। और इस मॉडर्न फिजिक्स को हम लोग कहते हैं आधुनिक भौतिकी। इसी को आप इंटर में पढ़ के आए थे, इसी को कहा जाता था नूतन भौतिकी। आप जो लोग फिजिक्स, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे, वो अपना याद करें कि उनके फिजिक्स में लिखा रहता था ना नूतन भौतिकी। लेकिन आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि अपने सर से पूछते ये जब मॉडर्न फिजिक्स है तो एंशिएंट फिजिक्स क्या है। लेकिन आपको इतनी फुर्सत कहाँ थी, इतनी समझ नहीं थी, बस नूतन फिजिक्स रख लिए थे, कवर चढ़ा लिए तो वो भी खत्म हो गया, बस बोलते रह गए फिजिक्स फिजिक्स। अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एंशिएंट फिजिक्स के फादर किसे कहा जाता है, तब वहां पर आप आइजैक न्यूटन टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? आइजैक न्यूटन। तब वहां पर आप नाग को टिक करने नहीं दौड़ेंगे कि तीनों टिक कर दे, न्यूटन भी, अल्बर्ट आइंस्टीन भी और गैलीलियो भी। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न फिजिक्स के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है, तब वहां पर आप टिक करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में क्या अंतर है, कैसे इनको डिवाइड किया गया है। तो आपको पता है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए, द्रव्य, मैटर। ऊर्जा, एनर्जी। जब तक ये कॉन्सेप्ट था, द्रव्य आपको पता है, द्रव्य की कुछ खास बातें होती हैं। द्रव्य को आप देख सकते हैं, मतलब आप इसे देख सकते हैं। द्रव्य का अपना भार होता है, द्रव्य का अपना भार होता है। और द्रव्य क्या करता है? स्पेस, स्थान घेरता है। लेकिन क्या आप कभी ये सोचे हैं कि ऊर्जा को आप देख सकते हैं? क्या आप ऊर्जा को देख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। इसका मतलब ऊर्जा को देखा नहीं जा सकता है। अगर देखा जा सकता होता तब तो हम देख करके ही बता देते कौन क्या खा करके आया है, कितनी एनर्जी है। क्या ऊर्जा का अपना भार होता है? तो आप कहेंगे नहीं, कोई भार नहीं होता है। अदरवाइज तो खाना खाने के बाद आप सुबह उठने के बाद, सो के उठने के बाद अपना वेट करते तो कुछ कम होते, और दोपहर के बाद खाना खा के वेट करते तो बहुत ज्यादा हो जाते। क्या ऊर्जा स्थान घेरती है? तो आप कहेंगे नहीं। तो ऊर्जा और द्रव्य में ये सिंपल सा फर्क होता है। और जो है, जब तक फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट, जब तक साइंस में ये कॉन्सेप्ट था कि द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है, जब ये कॉन्सेप्ट आया कि द्रव्य जो है ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकती है या ऊर्जा द्रव्य में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसका अध्ययन हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। ये अल्बर्ट आइंस्टीन की देन है कि उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत से ये समझाया कि द्रव्य जो है ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकती है और ऊर्जा द्रव्य में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इसके पहले ये कॉन्सेप्ट था कि द्रव्य जो है ये ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो सकता और ऊर्जा जो है ये द्रव्य में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसलिए एंशिएंट फिजिक्स में कोई पूछे एंशिएंट फिजिक्स या चिर सम्मत फिजिक्स क्या होती थी, तो आप कहेंगे जब तक ये कॉन्सेप्ट था कि द्रव्य को ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा को द्रव्य में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग चिर सम्मत भौतिकी या उसे हम लोग एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं। लेकिन आइंस्टीन ने इसे प्रूफ करके दिखाया, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग नूतन भौतिकी या इसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इसी तरह से जैसे आपने फिजिक्स को समझा, ऐसे ही हम लोग थोड़ी सी बात केमिस्ट्री पे कर लेते हैं। डिटेल में हम सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो आपको ये बात समझ आई होगी कि फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, एंशिएंट फिजिक्स क्या होती है, मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है, एंशिएंट फिजिक्स में क्या पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ना है, वो हम लोग आगे की क्लास में फिजिक्स टॉपिक जब शुरू करेंगे तो उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस टॉपिक में हमें क्या हैंडल करना है और कैसे चीजें पढ़ना है। साइंस जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम उस पर बात करते हैं कि किस तरह से हमें पढ़ना है और कैसे हैंडल करना है। एक छोटा सा एरिया है केमिस्ट्री, जिसे हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं।
कोई आपसे पूछे केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप बताएंगे मिस्र के शब्द कीमिया से हुई है। मिस्र के एक शब्द कीमिया से हुई है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो आप बताएंगे इसकी ओरिजिन कीमिया से हुई है। कीमिया क्या होता है, तो आप बताएंगे मिस्र में काले पदार्थ को, ब्लैक मैटर को कीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक मैटर को कीमिया कहा जाता है। और यही ब्लैक मैटर जो कीमिया शब्द है, इसी से किसकी उत्पत्ति हुई है, इसी से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। काला पदार्थ, कभी आपसे पूछा जाए ब्लैक मैटर को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे ब्लैक मैटर को काला पदार्थ कहा जाता है। ये जो कीमिया शब्द है, ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में, शुरू में केमिस्ट्री को चेमी चेटिंग कहा जाता था। शुरू में इसे क्या कहा जाता था, शुरू में इसे चेमी चेटिंग या केमी चेटिंग कहा जाता था। और फादर ऑफ केमिस्ट्री कोई आपसे पूछे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो आप फट से बताएंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवासियर या लेवासियर को कहा, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री। इस तरीके से हम लोगों ने साइंस के बारे में जूलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, बॉटनी के फादर किसे कहा जाता है, फिजिक्स के फादर किसे कहा जाता है, केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है, और उनसे जुड़ी छोटी छोटी बातें सीखें और उसे हम लोग जानें। अब ऐसे एक ओवरव्यू देखिए कि अगर कभी साइंस टेक्नोलॉजी की बात होती है, साइंस का जो एप्लीकेशन होता है उसे हम उसका टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग उसका टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और जो हम यूज करते हैं उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी आपको ये दिमाग में एक छोटी सी बात ऐसी आती होगी कि साइंस में सारे क्वेश्चन बायो से आ जाते हैं। जो क्वेश्चन साइंस में बायो से आ जाते हैं, या जो क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं, केमिस्ट्री से, ऐसा नहीं है कि सारे बायो से आ जाते हैं। आजकल एक क्राइटेरिया फिक्स है, चारों सेक्शन से प्लस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। अब एक एरिया और बढ़ गया है एनवायरनमेंट, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो चीज़ें हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग ऐसे कवर करेंगे। और हम लोग कुछ चीज़ें, कुछ थॉट्स ऐसे सीखेंगे कि उसको ना तो लिखने की ज़रूरत है, ना तो लर्न करने की ज़रूरत है, बस हम लोग बस सुनेंगे और जान जाएंगे। जैसे हमसे कोई कहे कि 3 दिसंबर 1984 को, हम आपसे कहें कि हम आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं, छोटी सी स्टोरी। 3 दिसंबर 1984 कब, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में अचानक एक कारखाने में, जिसका नाम क्या था, यूरेनियम, जिसका कारखाने का नाम क्या था, तो आप बताएंगे यूरेनियम कार्बाइड कारखाना। ये जो यूरेनियम कार्बाइड कारखाना थी, इसमें अचानक क्या हुआ, इसमें अचानक आग लगी। इसमें जो अचानक आग लगी या इसमें अचानक जो गैस का रिसाव हुआ, उससे लगभग 1000 लोग सोते रहे तो सोते रह गए, वो उठे नहीं। तो कभी आपसे पूछा जाए कि यूरेनियम कार्बाइड कारखाना कहाँ है, तो आप फट से टिक करेंगे भोपाल में। ये घटना कब हुई थी, तो आप फट से बताएंगे 3 दिसंबर 1984 को। तो कह रहे उस कारखाने में अचानक क्या हुई, उस कारखाने में अचानक गैस का रिसाव हुआ। उस रिसाव के कारण लगभग 1000 लोग क्या हुआ, उसमें सोते रह गए। लेकिन जब बाद में पता किया गया कि ये कैसी घटना थी, पता चला ये गैस से हुई घटना थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी कहते हैं। क्या कहते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी कहते हैं। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस गैस से हुई थी, तो आप फट से बताएंगे कि ये गैस थी जिसका नाम MIC था। क्या नाम था, MIC। और इसके साथ कभी पूछ ले कि इसके साथ और कौन सी गैस थी, तो एक जहरीली गैस थी जिसका नाम फास्जीन था। तो ये घटना आपको ऐसे याद हो जाएगी, MIC याद हो जाएगा, फास्जीन याद हो जाएगी। अगर कभी डेट पूछता है तो डेट भी याद हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग 1-2 स्टोरी हर रोज सुनेंगे और उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। कल हम लोग अगली क्लास में टॉपिक शुरू करेंगे बायोलॉजी से। बायोलॉजी में पहला पार्ट जूलॉजी से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। कल पहला टॉपिक हम आपका डील करेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, पाचन और पोषण। डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, पाचन और पोषण। आपको पता है पाचन और पोषण से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कुछ आए ना आए, कभी एंजाइम का नाम जरूर पूछता है कि कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है। जब ये पाचन वाले
क्वेश्चन आए, पाचन में एंजाइम से संबंधित क्वेश्चन होंगे तो उसे हम लोग डील कर लेंगे। और आपको पता है इसमें टंग से क्वेश्चन पूछता है कि टंग के किस एरिया से कौन सा टेस्ट हमें पता चलता है। एक तीसरा पता है कि इससे टंग के अलावा टीथ से भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमसे पूछा जाता है किस टीथ का क्या काम होता है। तो हम लोग ऐसे ही सिंपल वे में देखेंगे और विद डायग्राम हम आपको ये सब चीज़ें समझाएंगे और कुछ ना कुछ चीज़ें बॉक्स में लेकर चलेंगे। और इस तरीके से हम आपसे कल मिलते हैं।